सो हाय हेलो और जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं मोहित यादव आज फिर से आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कहने को तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, कहने को ये सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है, पर लगाने बैठो तो लगता है कि हमसे हो नहीं रहे, करने बैठो तो समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये दुविधा, ये संकट, ये समस्या ना आए, इसके लिए इन्हें एक बार लगवा दिया जाए। और भी 2 नंबर क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने किसी एक सैम्पल पेपर से इन 2 नंबर वाले ठीक है ना, उन क्वेश्चनों को लिखा है, इसको नहीं। ठीक है, ये इतना टिपिकल नहीं। बाकी ये 4 मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि आपको दिक्कत दे सकते हैं। उसमें से भी सबसे अच्छा मुझे जो लगा वो ये सवाल, ठीक है। और यदि आपको ये सवाल आता है या आपने पहले लगाया तो आप एकदम सही जो है डायरेक्शन में चल रहे हैं, और यदि नहीं आता है तो अब समय है आपका सही डायरेक्शन में चलने का। और बिना समय को जो है ख़राब करते हुए हम इन 4 और एक 5 पाँचों सवालों को करते हैं। आपको आता है आप करें, नहीं आता तो मेरे साथ सीखें और फिर करें, मेरे साथ साथ ना करें, पहली चीज़, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, अगर आपने किया होगा तो ये सीखा होगा। मैं ऐसे बता दूं कि साइन कॉस में इन जनरल चेंज करने की कोशिश की जाती है। साइन कॉस में क्वेश्चन है तब तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर टैन है तो उसको साइन अपॉन कॉस, कॉट है तो कॉस अपॉन साइन, सेक है तो 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक है तो 1 अपॉन साइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस है, और जो है यहाँ कॉट है। तो खैर वो तो बात की बात है, पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, ये उधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा। चेंज करने से पहले हम ये देख रहे हैं ये भी कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 है और एक ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 3 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, अब करना है वो जो अभी मैंने बताया। क्या बताया कि इसको आप चेंज करेंगे, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पर 2 तरह से हो सकता है क्वेश्चन। एक तो ये कि आप डायरेक्टली कॉस स्क्वायर काट दो और साइन स्क्वायर की वैल्यू की तरफ बढ़ जाओ, और या इसमें 2 वैल्यू आ सकती हैं, आप उसकी तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ आपको नहीं करना, 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ और ही बातें लिखी थी कि थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब हमेशा थीटा का आंसर जो आपका आना चाहिए वो 90 से कम ही आना चाहिए। हम उसके बारे सोचेंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया, तो हम उतना ध्यान देंगे नहीं। इन्होंने लिखा होता, अननेसेसरी नहीं भी लिखा तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एक तरीका तो ये कि आप ऐसे ही काट दो, कॉस स्क्वायर कट गया, ये साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 अपॉन में आ जाएगा, तो ये साइन यहाँ आ गया साइन स्क्वायर, और ये 4 यहाँ आ गया। क्या हुआ, कॉस स्क्वायर कट गया। कट कैसे गया भाई, या तो इसको अपॉन में ले आओ तब ये कट जाएंगे, या इसको ले आओ अपॉन में तब कट जाएंगे। यहाँ से साइन थीटा अगर निकालोगे तो अंडर रूट लग जाएगा और 3 अपॉन 4, जो कि हो जाएगा 3 का रूट और 4 का होता है 2, यानी कि साइन थीटा की वो वैल्यू जो √3/2 है। तो यहाँ पर ये साइन की किस वैल्यू में √3/2 देता है, तो आप कहेंगे साइन 60 में देता है, और यहाँ साइन थीटा, तो कंपेयर करोगे तो थीटा 60 देखने को मिलेगा। दूसरा मैं जो बताने जा रहा था, ये आपका आंसर आ गया। आपको ऐसे ही करना है, लेकिन मैं आपकी सोच डेवलप करा रहा हूँ, क्या करना है आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। वो ये कि आप इसे चेंज करेंगे, जो किया था ठीक किया था, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला स्टेप ये करें आप कि इसको इधर शिफ्ट करें, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 0। दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, तो यहाँ बचा 4 माइनस यहाँ बचा 1 अपॉन 3 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। तो एक बार ये पूरा हट के 0 के पास चला जाएगा, तो एक बार ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 0, और एक बार ये इक्वल 0, यानी 4 माइनस 3 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0। तो इसको उधर भेजोगे,
4 इक्वल 3 अपॉन, ये तो पहले जैसा हो गया। अभी साइन स्क्वायर इधर आएगा, 4 अपॉन में आएगा, तो वही थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी। अभी किया, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे उधर खत्म, तो कॉस थीटा ही रहेगा। स्क्वायर 0 पे लगाओगे भी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पर कॉस में किसकी वैल्यू 0 होती है, तो आप कहेंगे 90 की। बस यहाँ पर इसको करते समय आपके थीटा की वैल्यू 90 आएगी। तब आपके लिए यहाँ इन्होंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि थीटा एक्यूट है। अगर आपको 2 नंबर में करने को मिला तो आप इसी तरफ ही जाएंगे और आपका आंसर यही आएगा 95% बच्चों का, ठीक है। लेकिन अगर कोई दिमाग भी लगा रहा है और अगर दूसरा आंसर निकाला तो वो भी गलत नहीं है। वो इतना करने के बाद छोड़ेगा और बोलेगा कि इसको छोड़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में वो लिख के देंगे कि थीटा एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब 90 से कम है, 90 भी नहीं, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन टिक वाले में आते हैं, वहां पे स्ट्रिक्टली लिखा होगा थीटा एक्यूट है। आंसर आपका 90 भी चलेगा, 60 भी चलेगा, लेकिन आपको टिक 60 वाले में करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये दोनों बता दिए। अब हम चलेंगे एक अच्छे क्वेश्चन पर। मैंने इसलिए लिखे हैं, सैम्पल पेपर है, मतलब अगर पेपर में 10 टफनेस का आता है तो सैम्पल पेपर में उसको 11 या 12 करके देते हैं। आपको वहाँ 10 और 9 ही मिलेगा, लेकिन आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए, आपको इतनी बार क्वेश्चन देखना आना चाहिए कि आपको वहाँ कुछ नया ना लगे, ठीक है। कह रहा है इफ द मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले मिड पॉइंट वाली कहानी समझ लो कि अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है, इधर एक कोऑर्डिनेट होगा, एक इसका होगा, ठीक है। इसका x1 y1, इसका x2 y2 हो, और ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो x, y, तो ये x इक्वल हो जाएगा, x वाले जोड़ो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दो, y निकालने के लिए y वाले जोड़ो और अपॉन 2 कर दो, सिंपल। बस ये मिड पॉइंट जहाँ दिखे दिमाग में ये बातें चलनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मिड पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट का वो लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन कर रही है ए और बी को, ए के कोऑर्डिनेट दे दिए, बी के दे दिए। मिड पॉइंट इज सी, और मिड पॉइंट है कौन? सी। तो फिगर आपने अगर इसका बना लिया, मतलब इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो या जो भी हो इसके क्वेश्चन, उसमें आप फिगर तुरंत बनाएं। जैसे अभी बनाया ना लाइन, तो एक तरफ ये, एक तरफ मिड पॉइंट और एक तरफ ये, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x/2 कॉमा y प्लस 1/2, इसका है 5 कॉमा -2, और इसका है x प्लस 1 कॉमा y -3। केवल फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट लगा सकते तो लगाइए, केवल x वाला पोर्शन पकड़िए, ये और ये। तो दिस 5 इक्वल x/2 प्लस x प्लस 1/2। ये जो अपॉन का 2 है, ये इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 10 इक्वल, यहाँ पर आया x/2 प्लस x प्लस 1, ये 1 इधर माइनस हो जाएगा तो 9 बचेगा, x/2 प्लस x अपॉन में 1 यहाँ कर लिया, तो ये एलसीएम लेके 2 आएगा, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2x जो कि आएगा 3x/2। तो ये 9 इक्वल 3x/2, तो 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 18 और 3 अपॉन में, तो कि यहाँ पर क्या आ गया 6, x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब y वाला पोर्शन करोगे तो -2 इक्वल, ये है y वाला, ये है y वाला और ये है y वाला, -2 इक्वल y प्लस 1/2 प्लस y -3 और इस पूरे के अपॉन में 2, ये जो अपॉन में 2 है ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 हो गया माइनस का, फिर बाकियों को ऐसे ही लिखो, ये जो -3 है ये इधर आके +3 होगा, तो -4 + 3 यानी -1 इक्वल, इनमें एलसीएम हो जाएगा इन दोनों में, तो ये y प्लस 1 प्लस का 2y/2, 2 और 1 का एलसीएम 2 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे 2 आ जाए तो 1 बार पढ़ा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो एज इट इज आ गया, प्लस की जगह प्लस लगाया, 1 का टेबल ऐसा पढ़ोगे 2 आ जाए तो 2 बार पढ़ा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर y कराया तो 2y और y 3y, -1 इक्वल 3y प्लस 1/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से तो -2, 3y प्लस 1 इधर आएगा -1 -2 और ये -1 यानी -3 इक्वल 3y, 3 अपॉन में आएगा
तो y इक्वल क्या आ जाएगा -1। तो x की वैल्यू आ गई, इन्होंने पूछा था x और y, थोड़ा वेरिएबल को मॉडिफाई करके लिखा था, डायरेक्ट नहीं दिया था, हल्की सी कैलकुलेशन थी, लेकिन 2 नंबर के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था, तैयार रहें इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन ऊपर लिखा है, हल्के क्वेश्चन नहीं है, पहले ही बता दूं, जो आपको लगे, और ये भी ख्याल में नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में कि इतना टफ आता है। टफ आपका इसलिए है कि आपने किए नहीं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इसके इजी क्वेश्चन भी किए होंगे, वो भी कंसेप्ट जानकर, रट कर नहीं, ठीक है, तो आपको ये टफ नहीं लगेगा। कंसेप्ट जो मैंने इस क्वेश्चन को कराने से सबसे पहले बताया था, लाइन ड्रॉ करके, मिड पॉइंट बता करके। ठीक है, क्वेश्चन ना रटें, आप रटना चाहते हैं तो कंसेप्ट रटें। ठीक है, जिन्हें रटने की आदत है। कह रहा है कि एक द एक्स कोऑर्डिनेट, देखो 2 पॉइंट होते हैं, जैसे लिखा 1,2, तो इसको कहते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का। तो कह रहा है एक्स का जो कोऑर्डिनेट है किसी पी पॉइंट का है, वो है क्या, ट्वाइस, यानी डबल है किसका, वाई वाले का। मतलब वो ऐसा कहना चाह रहा है कि एक लोग इधर लिखे होंगे, एक लोग इधर लिखे होंगे, ये जो x वाला है वो y का डबल है। मतलब अगर मैं कहूं कि ये x है खुद, तो ये 2x है, ऐसी कुछ कहानी कह रहा है। ठीक है, और ये p कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और वो जो p है वही पॉइंट p, यानी कि ये पॉइंट p, मान लो ये पॉइंट है p, उसके ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, वो p पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस, किससे, फ्रॉम q एंड r, q और r से। तो हम इधर से भी एक लाइन कर दें, एक इधर से भी, मान लो ये पॉइंट q है, ये r, ये pq बराबर pr है, वो ऐसा कहना चाहता है। q का दिया है पॉइंट 2,-5, r का दिया पॉइंट -3,6, और ये p का दिया 2x, x दिया नहीं था, हमने अपने से लेट किया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द p, हमें यही निकालना है। तो हमें क्योंकि ये बात पता है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर है, देखो हमने ऐसे बनाया, आपको अगर मैं ये कहूँ कि एक लाइन है, ठीक है, और ये इस पॉइंट के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो तुम कहोगे ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पर है, मैंने कहा ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो कहोगे अगर ये ऐसे कर लो, ये पूरी जो है 6 है, तो तुम कहोगे ये 3 और ये 3 होगी। ध्यान से देखो, यहाँ से जितनी दूरी पे ये उतनी दूरी पे ये है, तो अगर इसी लाइन को हम ऐसे ना बना के ऐसे बना दें, तब भी तो ये काम करेगी। यानी क्यू को यहाँ लिख दें हम, तो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ऐसा नहीं है कि सवाल उससे नहीं होगा, तो हम क्यों जाएं लेंदी साइड पर। जैसे इन्होंने कहा ये P जो है Q और R से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये P Q R एक लाइन का मिड पॉइंट है। अभी हमने लगाया मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट, क्या कि दिस इक्वल, यानी 2x इक्वल दिस प्लस दिस, यानी 2 प्लस -3 करोगे तो -3/2, 2 इधर 4x बना देगा, ये -1 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू -1/4। y वाला पकड़ो, यानी x, खैर x तो आ ही गया, कोई नीड नहीं, यदि आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। -5 + 6/2, अच्छा 2 वैल्यू आ रही, खैर हम निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही, 1/2। ठीक है, ठीक है। अब हम x की इस वैल्यू के हिसाब से अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखने चले, तो 2x यानी -2x करोगे इसको, तो माइनस का 2/4, यानी कट के माइनस का 1/2, x -1/4, एक ये आंसर बनेगा। और दूसरा आंसर इसके हिसाब से क्या बनेगा, इसमें 2x करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/2 हो जाएगा, यानी 1/x लिखना है, x यानी 1/2। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। जहन में एक बात आई ये कि इसके 2 आंसर कैसे, है ना, तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो समझ आ जाएगा, और ग्राफ नहीं बनाते यदि,
जो है आप इसको डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे तो आपको बात पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एक क्वाड्रेटिक बनेगी, वहाँ एक्स की दो वैल्यू हैं। मैंने उसको स्किप किया, जैसे अभी किया था ना, ऐसे और ऐसे। तो मैं उसमें ये कराता कि पी आर की डिस्टेंस और पी क्यू की डिस्टेंस निकालता, जो कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो एक इक्वेशन इधर से आती है, एक इधर से आती है, और दोनों हम करते हैं इक्वल, और वो इक्वल इक्वेशन करके सॉल्व करते हुए एक बनती क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बनती तो उसके दो आंसर आते हैं x के, यहाँ ऐसे ही आ गए। ठीक है, तो आपको उधर नहीं जाना है, यही तो सीखना होता है कि आपको सवाल आता होता है पर आपके जहन में दोनों बातें हैं कि आप किस ट्रैक पे जाएं, कि डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से कर दें तो वो रास्ता गलत नहीं है, पर आप देर में पहुंचेंगे, और 2 नंबर के हिसाब से उतना लंबा रास्ता तय करना, इसी चीज़ को पढ़ाई कहते हैं। ठीक है, ताकि आप अपना भी दिमाग यूज़ कर सकें। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। एकदम ब्लैक बोर्ड लगना चाहिए। खैर, कह रहा है फाइंड करो लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर, कोई सबसे बड़ा नंबर हमें ढूंढ के लाना है जो कि डिवाइड करेगा इसको और इसको, और रिमाइंडर बचाता है इस ये मतलब इसको डिवाइड करे तो ये बचे, इसको करे तो ये बचे, इसको करे तो। बहुत ही जो है चर्चित सवाल है, अच्छा सवाल है, इसीलिए मैंने लिया है। कन्फ्यूज़न हो जाता है, याद करना पड़ता है, ना याद करें, इसके कंसेप्ट को समझें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर मैं बनाऊं ऐसे समझाने के लिए, जस्ट कोई भी नंबर अपने मन में लो, जैसे जो है 32 ले लिया है ना, और इसको हमने डिवाइड किया मान लो 9 से। ठीक, 9 त्रिका 27 लिखा, माइनस करके आएगा यहाँ 5 आएगा। अब आपने 9 का टेबल पढ़ा 32 के लिए और रिमाइंडर बचा 5। अब अगर तुम मनी मन में ये सोचो, ये जो रिमाइंडर है इसको इससे जो है डिविडेंड या क्या ही बोलते हैं इसको, उससे माइनस कर दो, मतलब उससे इससे इसको माइनस कर दो। 32 में से ये जो 5 आया उसको माइनस कर दो, तो तुम कहोगे आएगा 27। तब ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। भाई ये डिवाइड नहीं हो पाया पूरा पूरा, तभी तो ये बचा है, यानी कि वो नंबर ये है जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था। तो यानी कि कोई एक नंबर होगा जिससे इसको डिवाइड किया तो ये बच गया, यानी वो नंबर कौन सा था जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो पक्का वो 125 में से 5 हटा दो, यानी वो 120 रहा होगा। जब इसको डिवाइड किया तो 6 बच गया, तो वो नंबर कौन सा होगा जब उसको डिवाइड कर रहे होंगे तो 6 बच गया होगा, यानी वो 162 में से 6 माइनस करोगे तो 156। 259 को जब डिवाइड किया उसी नंबर से तो अब 7 बच रहा है, तो ये 7 को इससे माइनस कर दो तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा कि वो पूरा पूरा डिवाइड होता। तो 7 अगर आप माइनस करेंगे तो 252 आ जाएगा। यानी ये वो 3 नंबर हैं जो किसी एक नंबर से, सबसे बड़े नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। अब यहां पर एक बात आ गई कि अगर ये नंबर किसी एक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है तो पक्का हम ये कह सकते हैं वो नंबर इनका फैक्टर है। भाई अगर मैं तुमसे कहूं कि 3, 6 और 9, या ऐसे ना लिखें, हम लिखें 12, 18 और 20, हम तुमसे पूछें किससे कटेंगे तो तुम कहोगे ये सब 2 से कट रहे हैं, तो 2 इन सब का फैक्टर होगा। करके देख लो, इसके फैक्टर लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसके फैक्टर लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसके फैक्टर लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तीनों में 2, एक कॉमन फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया, यानी 2 से ये तीनों डिवाइड हो रहे हो। कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो तीनों से डिवाइड होने को, तो ये अकेला 3 से भी हो रहा, अकेला ये 5 से भी हो रहा, हमें वो नहीं, हमें कॉमन ढूंढना है जो तीनों को डिवाइड करे, तो वो है 2 केवल। ठीक, इसी तरह हमको एक बात पता चल गई कि ये तीनों वो नंबर हैं जो जिनको कोई एक नंबर तीनों को डिवाइड कर रहा है, यानी वो नंबर इन तीनों का कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। और इन्होंने खुद बोला कि लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट,
हाईएस्ट, तो HCF ही तो हमें मांग रहा है, वो भी इन तीनों का। इन नंबरों से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो इन तीनों का HCF आप आसानी से निकाल सकते हैं, जिस तरह से भी आपको आता हो। कई तरीके हैं निकालने, हम चलो डिवाइड वाले से कर लें। तो करेंगे, अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे, छोटा नंबर यहाँ, बड़ा नंबर यहाँ, ऐसे ही तो करते हैं। एक बार दिया 120 आया, माइनस किया तो 36 आया, फिर ऐसे यहीं से घुमा देते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं 120। 36 से कितनी बार में जाएगा, 36 त्रिका 108, तो माइनस आप करेंगे तो यह आएगा 12, तो यहाँ से 3 बार में ये 36 चला जाएगा। ये 36 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये 12 बार हुआ, यानी कि इन दोनों का HCF 12 आ गया। क्या वही 12 इसका भी है? इसको भी डिवाइड करके देख लो इसी 12 से। तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12 है, ये भी डिवाइड कर रहा है, यानी इन तीनों का कॉमन फैक्टर आया 12 और सबसे बड़ा वही है 12, ठीक है। समझ गए होंगे आई थिंक आप। और आपसे इसी सोच के साथ आप करें, इसी अप्रोच के साथ करें जैसे मैंने सोचना बताया आपको, ठीक है। अब हम लोग करेंगे जिसके लिए मैंने आज ये क्वेश्चन करे, उस क्वेश्चन की बारी आ चुकी है, और वो क्वेश्चन है ये आपके सामने। कह रहा है एक्स क्यूब। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे ना, अगर आप रेगुलर सवाल लगाते हो, जो सवाल नहीं लगाता उसके लिए तो खैर हर क्वेश्चन ही नया है, लेकिन जो रेगुलर सवाल लगाता है तो उसको एक तुरंत डाउट आएगा कि कहीं क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो नहीं लिखा, कि एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल दिस, इन जनरल होना चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होना चाहिए। आएगा, अगर आप लगाते हैं तो आपके मन में भी आया होगा, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, हमारे भी मन में आया था, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल 2249, ठीक है, यहाँ लिखते हैं साफ साफ। कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई बराबर 2249, वेयर एक्स और वाई जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर का मतलब एक से चालू हो रहे हैं प्लस की तरफ, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। HCF एक्स और वाई का वो एक नहीं है, 1 नहीं है। तुमने इसी की उल्टी लाइन कहीं पढ़ी होगी कि HCF ऑफ नंबर x एंड y इज 1। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर x और y प्राइम नंबर है, और इन्होंने उसका उल्टा बोला है कि x और y का जो HCF है वो 1 नहीं है। तो ये कुछ और कहना चाह रहे हैं, ये उल्टा ये कहना चाह रहे हैं कि उसका HCF 1 नहीं है, मतलब x और y जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, पक्का उनका कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर है। भाई अगर हमने कहा 3 और 4, इसका HCF निकालो, तो तुम कहोगे कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो दोनों को काट पाए, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, यानी उसका HCF 1 है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 6 और 9, तो तुम कहोगे इसका HCF 3 है, क्योंकि 3 से ये भी कट रहा, 3 से ये भी कट रहा। यही तो बात है। इन्होंने बोल दिया कि x और y इज HCF ऑफ x एंड y इज नॉट 1, मतलब 1 नहीं, इसका मतलब पक्का उसका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है, ठीक। इतनी बातें याद रखना, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। खैर वो तो अलग कहानी। अब हमारे पास बस ये है, और हमें ये पता है कि x और y नेचुरल नंबर है, और हमें ये भी पता है कि x और y का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। तो हम पहले इसको ऐसे दिखाना चाहते हैं। देखो होने को 1 लाइन में भी हो जाएगा, हम वहां तक ले जाना चाहते हैं आपको, ठीक है, कि हम आपको इसी की तरीके कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरह उसको टैकल करना। मैं कहता हूं आप नहीं कर पाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो छोड़ देना। इसके और में ही ये नीचे वाला क्वेश्चन था, आप वो करना, क्योंकि आप उससे गो थ्रू हो चुके हो कई बार अपनी क्लासेस में, स्कूल में, ठीक है ना। लेकिन ये आपको नया अगर मिला या इस तरह का कोई मिला, तो आपको किस तरह आपको इसकी अप्रोच रखनी वो बता रहे। हमने कहा y इक्वल दिस, ठीक। एक बात अभी बताई कि x और y नेचुरल नंबर हैं। x की बात ना करें, अगर हम y की ही बात कर लें तो y या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, ऐसे ही तो कुछ होगा। बोलो
अगर हम y को सबसे कम कहें, सबसे कम, तो वो 1 होगा। 1 से कम तो y हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है। बोलो, बोलिए, y की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती, या हम ऐसे कहते हैं जो है कि y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम y ग्रेटर देन 0 लिख रहे हैं यानी दिस इज ग्रेटर देन 0, चलो ऐसे ही कर लो। बोलो, इसको हटा ही दो। नेचुरल नंबर का मतलब यही तो हुआ कि 0 से बड़ा है, और उसमें भी सबसे पहला नंबर या सबसे कम नंबर जो आएगा वो 1 आएगा। अब अगर हम यहाँ पे ये करें कि 2249 इसको उधर भेजें, तो ये ऐसी कहानी हो जाएगी, हो जाएगी। अब तुम ये बताओ, x भी नेचुरल नंबर है, तो अब रखो बारी बारी से। x की वैल्यू को आप कितना रख सकते हैं? देखो, x 1 भी चल जाएगा। क्यों? 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा आंसर, तो इससे तो कम ही है, सही है। तो x की वैल्यू आपकी 1 चल जाएगी। 2 2 4 8, इससे तो कम ही है, 2 भी चल जाएगा। चलते चले जाओ, हम पहुंच गए सीधे 10 पे, तो 10 का पावर 3 1000, 10 भी आएगा ही बीच में कहीं। 11 चलोगे तो 11 का 1331, 1331, इससे तो छोटे ही 11 भी आ जाएगा। 12 का 1728 आता है, 12 भी आ जाएगा। 13 का 2197 आता है, इससे थोड़ा सा ही कम है लेकिन कम है, यानी 13 भी आ जाएगा। और 14 में, क्योंकि हल्का सा कम था, तो 14 में ये चीज बड़ी हो जाएगी। तो हमें यहां से एक बात और पता चल गई कि x की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक में कोई भी हो सकती है। x की वैल्यू 1 से लेकर के 13 तक कोई भी हो सकती है, ठीक है। यानी हमारा x इन्हीं में से कोई एक है, 13 से ज्यादा नहीं है और 1 से कम नहीं है, ठीक। और y के बारे में भी हम यही बात रखते हैं। अब यहां पर देखो, हमको बारी बारी से हर किसी को लेके चलना है। जैसे तुमने कहा हम x को 1 ही ले रहे हैं, आप x को 1 लें, तो यहां 1 रखोगे तो y क्या आ जाएगा? 1 माइनस होगा तो 2248 आएगा। और आपने x लिखा है 1, बोलिए, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या 1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये 1 से कटता है, ये भी 1 ही से ही कटेगा, तो हम ये नहीं ले सकते। आप 2 रखें तो 8 आएगा, 8 इससे माइनस होगा तो y कितना आएगा? 2241 x इक्वल टू, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो वो भी 1 आएगा। इन्होंने बोला है x और y का एचसीएफ 1 नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत। फिर 3 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा? 27 हो जाएगा, 3 का 29 का 27, 27 इससे माइनस होगा तो 2 2 जो है 2 2 ऐसा कुछ आ जाएगा। अगेन ये दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, देख लो ध्यान से, ये भी गलत। 4 रखोगे, 4 चौको 16 चौको 64, इससे माइनस होगा 2249 64, तो 5 8 2 2 2 2185 और यहाँ 4, तो अब ये 4 से ये नहीं, तो ये इसका भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। 5 रखोगे, 5 रखोगे, 5 कहाँ गया इसमें? तो 125 माइनस करना है, तो आया 2 1 2 4 और यहाँ 5, तो इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर नहीं आया। 6 रखोगे, 6 36 6 216, तो 2249 216 माइनस करोगे तो 3302, तो 2033 आया। देखो दोनों, ये तो 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये नहीं 3 से कट रहा है, यानी कॉमन फैक्टर फिर से नहीं आया। और क्या रखना चाहते हो? 7 रख लो, तो 7 का क्यूब हो गया 343, यानी 2249 में 343 माइनस करेंगे आप तो 60 या 9 और 1 1906 आएगा। 7 से नहीं कट रहा, ये भी गलत। आप 8 रखें, फिर 9 रखें, 10 रखें, 11 12 और 13, यहाँ तक रखना है। 10 का सीधे, चलो 8 का रख लेते हैं, तो 2249, 8 का क्यूब यानी 512,
आप माइनस करेंगे तो 7 3 और यहाँ भी 7 1 1737 आएगा। तो ये देखो 2 से कट रहा है, ये तो नहीं कट, हटाओ ये भी नहीं। 9 का होता है 729, 2 2 4 9 7 2 9 माइनस किया तो 0 2 5 और 1 1520, यही आ रहा। ये तो कट रहा है 2 से 10 से, इसका तो ऐसे यानी ये वाला आंसर चल जाएगा, बिल्कुल ठीक। नहीं लेकिन हमने तो 9 रखा है, सॉरी, तो 10 नहीं 9 वाले की है ये 9 वाले का, ये इसका, ये इसका, ये इसका, तो ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला। अब 10 रख लो, 5 2 7 1 8, हाँ तो ये 9 से नहीं कट रहा है, ये भी किसी से नहीं कट रहा है, ये 3 नहीं से। 10 रखोगे इसमें कहाँ गया, या तो 1000 माइनस करोगे तो आएगा कितना 1 2 4 9, तो ये भी नहीं। 11 यानी 1331 माइनस करोगे 2 2 4 9 से, तो यहाँ 8 यहाँ 1 यहाँ 9, 918 आया। तो 918 भी भैया नहीं कट रहा, नहीं कट रहा का मतलब समझ रहे हो ना, कोई ऐसा नंबर जिससे ये भी कट जाए ये भी कट जाए, एक ही है सबका सब, ये भी इन सबका भी मतलब एक की टेबल से ये दोनों कट रहे हैं, ये भी ये भी ये भी सब, इसीलिए क्रॉस लग रहा है। ठीक है, इसमें भी क्रॉस है। 12 का चेक करोगे 2 2 4 9, तो 12 का कितना 1728, तो 1 2 5 521, ठीक। 12 जो है 12 की टेबल से कटेगा, अच्छी बात है। 2 से भी कटेगा, ये 2 से नहीं कट रहा। 3 से ये कटेगा, ये भी 3 से नहीं कट रहा। 5 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, बस नहीं कट रहा। अब आए हम लोग 13, आखिरी नंबर है, वैसे तो यही आंसर होना चाहिए। 13 का क्यूब जो कि होता है 2197, यानी कहाँ लिखें तो यहीं लिख लो 2 2 4 9 2 1 9 7, यह 2 यह 5 यहाँ 0 0, 52 यहाँ लिखना है, तो यहाँ आया 52। ये 13 की टेबल से कटता है और ये भी 13 की टेबल से कटता है, इसका कॉमन फैक्टर आ गया 13। यानी कि ये 2 नंबर का सवाल है, तो आप कहेंगे इतना बड़ा हम करेंगे, नहीं करेंगे। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है कि आप इस तरह भी सोचें, ठीक है। वैल्यू पुटिंग का ही ये क्वेश्चन था, इसका आंसर भी बता ही दें। क्या बताया कि x की वैल्यू है 13 और y की वैल्यू है 52। जब आपने x यहाँ रखा 13, तभी ये सॉल्व करके तो y आया, यानी 13 और 52 को प्लस करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 52 और 13, 3 2 5 65 इसका आंसर। फिर से समझो हुआ क्या, अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं। फिर से देखो, हम करें अगर इसको, और क्योंकि हम फर्स्ट टाइम देखेंगे तो हम दिमाग क्या लगाएंगे अब वो बताने जा रहे हैं कि हमें अगर ये टिक वाले में मिल गया या कहीं में मिल गया तो कैसे करेंगे। तो हम ये सोचेंगे कि x और y नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ करके हैं, और हमें ये एक बात कंफर्म है कि वही बात कि लगभग जैसे हमने इसका क्यूब किया, किसी चीज का क्यूब है किसी नंबर का, फिर उसमें कोई नंबर प्लस हो रहा है और ये आ रहा है, तो हम तुरंत अपने दिमाग में सोचेंगे कि अगर ये 10 है, मान लो हम बड़ा सोच रहे हैं, कोई 10 का 1000, 11 का 12, तो इसी तरह हम 13 तक तो पहुंच जाएंगे कि 13 का क्यूब यानी कि कितना 2197 प्लस समथिंग प्लस होगा, क्योंकि 14 का नहीं होगा, 14 का इससे बड़ा निकल जाएगा, ठीक है। तो हम एक निष्कर्ष पर तो आ गए कि हमारी x की वैल्यू 13 या उससे कम ही होगी। बची y की क्या होगी, तो हम सबसे पहले 13 को ही चेक करेंगे। जैसे हम 2197 से माइनस करेंगे और हमारा माइनस करके 52 आ जाएगा, और हम चेक करेंगे कि ये 13 से कट रहा और ये भी 13 से कट रहा है, तो हम अपना आंसर वहीं सेट कर लेंगे कि y 52 होगा और x 13 होगा। 13 और प्लस, या उन्होंने पूछा होगा x की वैल्यू निकालो y की, तो x 13 और y 52। मतलब ये वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। आप कितना तेजी इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, बस उसी चीज की देरी थी। या अभी एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, अभी दिखा देते हैं, एक तरह से और सोच सकते हो।
अगर तुमने ये कहा कि ये x और y पक्का किसी न किसी के कॉमन हैं, ध्यान से देखना, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, बहुत ध्यान से देखना, जैसे मैंने लिखा जो है 7 की पावर 2 और यहाँ पर कुछ x लिख दिया प्लस फिर यहाँ लिख दिया 7 और y, ऐसे कुछ लिख दिया। अब हमने कहा दोनों में कुछ कॉमन है, तो तुम कहोगे यहाँ 7 की स्क्वायर यानी 2 बार 7 है यहाँ, और यहाँ 7, 7 तो एटलीस्ट कॉमन है, यहाँ बच्चा 7x और यहाँ बच्चा y, ऐसे ही तो कहोगे। तो ये जो कॉमन आता है इसी को तो HCF कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो तुम कॉमन ले लो। अब यहाँ देखना ध्यान से कि अगर ये और ये हमें पता है कि किसी न किसी के इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ कॉमन आएगी, कॉमन फैक्टर इनका क्योंकि है, अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है यहाँ तो वो ऐसे अपॉन में आएगा, इसको काटेगा, इसका मतलब पॉइंट में तो जाएगा नहीं, काटेगा। इसका मतलब इसके फैक्टर जब हम करेंगे 13 से ही शुरू करो काटना, क्योंकि आप काट के देख लो, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट नहीं रहा, 7 से कट नहीं रहा, ठीक है, तो 11 से कट नहीं रहा, 4 2 6 9 2 11, ठीक है, तो सीधे 13 कम 13 और 13 बच्चा कितना 9, 13 6 78, 13 7 91 और 13 3 39, ये तो होगा। फिर 173 आया, 173 किसी से कट रहा नहीं, कट रहा, यानी हमें ये पता चल गया कि इसका फैक्टर है 13 मल्टीप्लाई 173, नहीं कटेगा भी, कारण है उसका भाई इन दोनों का कोई एक कॉमन फैक्टर आएगा, वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि 13 होगा, और 13 इसको काट रहा होगा। अब यहीं से बताओ, यहीं से क्लियर हो गई चीज, या तो इन दोनों में से आप 173 कॉमन ले लो, और वो 173 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 173 तो भाई 173 का क्यूब थोड़ी हो रहा होगा, और या तो इन दोनों में से आप 13 कॉमन ले लो, इसके अलावा कोई आंसर नहीं। इस मेथड से आपको करना है, मतलब आपको ना ये देखना है ना ये देखना है, केवल आपको इसके क्या करने हैं फैक्टर, वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि HCF है कौन, तो आप कहेंगे वो है 13, ठीक। अब मन में ख्याल और जाएगा कि 13 ये भी हो सकता है, 13 ये भी हो सकता है, कौन है 13, तो तुमने ये कहा 13 वो है जो इन दोनों में से कॉमन आया है, यानी 13 इसके अंदर भी है, 13 इसके अंदर भी है, यही तो कहोगे। यानी हमारा आंसर ये y जो है हमारा 13 हो सकता है, x भी हमारा 13 हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन जब हम x को 13 का क्यूब करेंगे, जो कि करना है, तो वो हम पाएंगे 2197, तो उसमें 13 जोड़ के नहीं आ रहा था, 52 जोड़ के आ रहा था, और पता चला अरे ये तो 13 का ही फैक्ट है, दोनों में अभी भी 13 ही कॉमन है। ऐसे भी कहानी को पकड़ सकते थे, ठीक है। तो एक तरफ यहाँ पर पता चल गया कि x 13 है और यहाँ से पता चल गया 52 है, आंसर 65। तो मैंने 3 तरह से इसको बताया आपको, 3 तरह से इसलिए बताया कि कोई भी डायरेक्शन आप फॉलो कर सकते हैं और अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कहीं भी आ जाए, MCQ में आ जाएगा तो सीधा HCF पूछेगा, HCF, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे ये टिक वाले में आएगा तो तुरंत आप इसके फैक्टर करना, ठीक है, और अपने आंसर पे पहुंचना, ठीक। या 2 नंबर में आया तो आपने देख ही लिया कैसे करना, आप इस अप्रोच को लगाना। 3 में आए थोड़ा इलेबरेट करना, 5 में आए तब तो पूरा जो मैंने बताया एक एक नंबर चेक करके बताना, केस स्टडी में आए खैर उसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन कर पाया होगा या अब कर पाओगे, अगर पेपर में आ गया तो आप इसके लिए सजग रहोगे, ठीक है।